चलो ध्यान देगा। हेलो, देखना है सोशल साइंस का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। सवाल क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय, बहु मतलब होता है एक से अधिक, एक से अधिक। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र है ना, या देश, ठीक है ना। देखो आराम से समझो, बहु मतलब एक से अधिक। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो एक से अधिक देश में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु का अगर निर्माण होता है या उत्पादन होता है तो उस वस्तु पर नियंत्रण किसका होता है। नियंत्रण बोले तो कंट्रोल, है ना, किसका होगा। स्वामित्व मतलब मालिक रखता है ना। तो जैसे कि एक से अधिक देश है ना, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करता है, जैसे इंडिया में भी हो रहा है ना, चाइना में भी हो रहा, अमेरिका में भी हो रहा है ना, उत्पादन करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा कंपनी उठा लो, जैसे कि रेडमी एमआई है ना, इंडिया का है नहीं है, तो इंडिया में भी है, चाइना में भी है, अमेरिका में भी है ना। तो उसका मेन एक तो होगा मान लीजिए जैसे एमआई क्या, चाइना है ना, तो चाइना कंपनी क्या है, इंडिया में भी उत्पादन कर रहा है, अमेरिका में भी उत्पादन कर रहा है, जापान में उत्पादन कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो मेन कौन है, चाइना ना। तो एक से अधिक देश में उत्पादन और नियंत्रण कौन कर रहा है, चाइना। बात समझ में आ रहा है। स्वामित्व मतलब मालिक, उसका मालिक कौन है, समझ में आ रहा है ना। तो उसी प्रकार से दो से देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, बस समझ में आ रहा है, सैमसंग, कोको कोला, ये सब क्या इंडियन है नहीं, है ना। लेकिन यहाँ बिकता कि नहीं बिकता, यहाँ बिक रहा है ना, यहाँ भी कंपनी इसका उत्पादन यहाँ भी होता। बात समझ में आ रहा है ना। नोकिया, बात समझ में आ रहा। अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 2 देखना क्या है, असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। ये असलम पद्धति पहले समझते हैं कि क्या है असलम पद्धति, उसके बाद फिर परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, ध्यान समझना। असलम पद्धति में क्या हुआ कि जब गांव से लोग काम करने के लिए, जहां जहां उद्योग था, तो गांव से लोग उद्योग के पास मने कि फैक्ट्री के पास मजदूर सब जाने लगा। तो जहां ज्यादा काम मिलेगा वहीं तो सब जाएगा, ये तो बात है। तो उद्योग जहां जहां होता था वहां पूरा गांव से इतना ना ढेर सारा मजदूर पहुंच गया। जब ढेर सारा बहुत संख्या में मजदूर जब पहुंच गया, वहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं था। तो रहने की व्यवस्था नहीं था तो क्या होता था, फैक्ट्री माने उद्योग के इर्द गिर्द आसपास में इधर जिधर ही ऐसे ही कुल अपना गुजारा कर रहा था। तो फैक्ट्री के मालिक ने ही झुग्गी और झोपड़ी का निर्माण किया। मतलब समझ रहा है ना, झोपड़ी का निर्माण किया। तो जो झोपड़ी का निर्माण किया रहने सहने के लिए मजदूरों के लिए, उसी को कहा जाता असलम पद्धति। बात समझ में आ, है ना। थोड़ा सा नाम उटपुटांग है ना, असलम पद्धति क्या, तो बस एक छोटा सा भाषा में समझो कि जब काम करने के लिए मजदूर जाता था गांव से, तो उसको रहने के लिए जो झोपड़ी का निर्माण किया गया उसी को कहा जाता है असलम पद्धति। क्लियर। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या है, औद्योगिकरण के फलस्वरूप गांव से उद्योगों में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर मजदूर आए। काम करने के लिए बड़े पैमाने पर मतलब कि बहुत सा, है ना, बड़े पैमाने पर मजदूर आए, लेकिन वहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मजदूरों को कारखाने के निकट रहने के लिए छोटे छोटे झोपड़ी बनवाए। मजदूरों के रहने के यही पद्धति असलम पद्धति कहलाता है। क्या नहीं लिख पाओगे, समझ आया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 3 देखना है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें या चंपारण सत्याग्रह वर्णन करें। इस प्रकार से सवाल पूछ देता है, चंपारण सत्याग्रह किसे कहते हैं, इस प्रकार से भी सवाल पूछ दिया जाता है। देखना चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था कि चंपारण सत्याग्रह में अंग्रेजों के द्वारा क्या हुआ था कि किसानों पर बहुत ज्यादा
दबाव डाला गया था। किसान को बोला जाता था कि नील की खेती करना बहुत जरूरी है, अगर आप नील के खेती नहीं करोगे, है ना, तो सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा, या फिर जबरदस्ती उससे क्या खेत छीन लिया जाता था, या फिर कारावास में बंद कर दिया जाता था, जबरदस्ती एकदम। तो क्या करना कहता था कि नील की खेती, तो मतलब नील के खेती से प्रॉब्लम क्या होता था किसान का? प्रॉब्लम ये था कि अगर नियम ये था कि 20 कट्ठा में कम से कम कितना होना चाहिए था? 3 कट्ठा नील की खेती होना चाहिए था। और नील के खेती से होता क्यों था? किसान निराश उससे क्यों होता था? क्योंकि जहां पर नील के खेती होता था, जिस क्षेत्र में जितना भाग में, वह भाग बेकार हो जाता था, बंजर हो जाता था, मतलब उस मिट्टी का उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाता था। तब बताओ, अगर मिट्टी का उर्वरक शक्ति ही समाप्त हो जाएगा, तब बताओ धान, गेहूं, मकई, कोई फसल उपज होगा? नहीं ना। इसीलिए निराश हो जाता था किसान। अब इसी कर करके 3 कट्ठा लगाया, 3 कट्ठा बर्बाद हो गया, फिर अगला साल 3 कट्ठा लगाया, फिर 6 कट्ठा बर्बाद हो गया, फिर लगाया 9 कट्ठा बर्बाद हो गया। इसी कर करके ऐसे तो अगर 1 बीघा है तो 20 कट्ठा पूरे गोल, है ना। इसीलिए निराश हो जाता था किसान। और नील के खेती से अंग्रेज को बहुत ज्यादा फायदा होता था, मुनाफा आता था, इसलिए वह नियम लगाता था, है ना। तो हुआ कुछ ही चंपारण में, क्या? चंपारण जिला एक है ना। तो चंपारण में क्या हुआ? गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन चला गया। कब? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में तो गांधी जी के द्वारा ही सत्याग्रह आंदोलन ही चलाया गया था, जिसमें अंग्रेजों क्या कहा, उसको जो कर वगैरह था ना, 3 कठिया प्रणाली को क्या किया गया? बंद करने का मांग रखा गया था। समझना ध्यान से क्या है। बिहार में प्रचलित 3 कठिया व्यवस्था, बिहार में, चंपारण कहाँ है? बिहार में ही है ना। तो बिहार में प्रचलित 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत किसानों के भूमि को 3/20, है ना, मतलब कि 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठा, है ना, भाग पर नील की खेती करनी होती है। नील के खेती से मुनाफा नहीं होने के कारण किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष से गांधी जी ने अप्रैल 1917 में चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। बात समझ में आया कि जिससे क्या हुआ था कि अगर फसल भी नहीं होता था, किसान पर क्या करता था? दबदबा बना के जबरदस्ती क्या करता था? उसे कर, मतलब टैक्स वसूल लिया जाता था। और समझ में, एक तो फसल भी खराब होता भी नहीं था, ऊपर से टैक्स भी वसूला जाता था। चलो ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ध्यान देगा, सवाल नंबर 4 क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन, तो आर्थिक मतलब यहाँ पे पहले समझो, आर्थिक का, है ना। आर्थिक नियोजन क्या? आर्थिक मतलब होता है रुपया, रुपया पैसा। क्या होता है? रुपया पैसा या फिर पूंजी, है ना। रुपया पैसा या फिर पूंजी। क्लियर? इसका मतलब क्या है पे समझो पहले कि जो इसका नियोजन मतलब, है ना, निर्माण या फिर योजना बनाना, निर्माण नहीं, योजना बनाना, है ना, योजना बनाना। नियोजन मतलब योजना बनाना। तो रुपया पैसा के बारे में योजना बनाकर जो देश के विकास किया जाता है, उसी को कहा जाता है आर्थिक नियोजन। समझो यहां से, आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में, विकासात्मक मतलब कि विकास, है ना, क्रियाओं में प्रयोग करना। भारत में यह कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद एवं नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग के माध्यम से किया जाता है। असल में जैसे कि इसमें किसान का बढ़ोतरी करना, विकास दर का बढ़ोतरी करना, इस सब में क्या होता है कि जैसे कि अर्थ मतलब क्या होता है? रुपया पैसा, है ना, जिससे देश का क्या और राष्ट्र का क्या हो? विकास हो। ऐसा समझ में, उसी के बारे में पूछा कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। भारत में यह कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद एवं नीति आयोग कौन करता है? नीति आयोग के माध्यम से किया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि आर्थिक नियोजन का मतलब कि देखभाल कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। क्लियर? अगला सवाल करते हैं।
चलो देखना है सवाल नंबर 5। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना इसी सम्मेलन के आधार पर हुआ था। ठीक है, इतना सा लिख देना है, आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। अगला सवाल करते हैं। चलो देखना है छठा सवाल। प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारणों का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, गुटबंदी। इसका क्या इसमें लिखना है, डैश देके लिखना। पूरे विश्व के देशों का 2 गुट में बंटना, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की था, जिसे क्या कहते हैं, शक्ति, केंद्रीय शक्ति कहा गया। जिसे क्या कहा गया, केंद्रीय शक्ति। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से भी पूछा, केंद्रीय शक्ति में कौन कौन सा देश शामिल था, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। इस तरह से पूछ दिया जाता है, जितना लिख देना इसमें। और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में लिख देना हम कि शक्तिशाली देशों का साम्राज्य विस्तार की नीति भी विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बना था। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा बड़ा देश था, छोटा छोटा देश को क्या कर रहा, अपने में शामिल कर रहा था, जबरदस्ती इस पे क्या कर रहा था, उसका शोषण करने का काम कर रहा था, राज करने का काम कर रहा था, है ना। तो उसी को कहा जाता है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा सब